चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1990 और जगह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग फ्लोर पर ऐसा शोर है कि कान फट जाएं। सैकड़ों ट्रेडर्स एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, हाथों से अजीब अजीब इशारे कर रहे हैं और छोटी छोटी पर्चियों पर करोड़ों के सौदे लिखे जा रहे हैं। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज पर आते हैं। अपना फोन, एक शांत कमरा और बस एक क्लिक, तो उस तूफानी माहौल से आज के इस शांति तक का सफर कैसा रहा? तो सवाल ये है कि कागज की पर्चियों से लेकर स्मार्टफोन ऐप्स तक हम यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, इस कहानी में घोटाले भी हैं, बड़े बड़े मार्केट क्रैश भी हैं और वो सरकारी नीतियां भी हैं जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस जमाने में जब सब कुछ एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं 19वीं सदी में। उस वक्त भारतीय स्टॉक मार्केट की शुरुआत मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। जी हाँ, एक पेड़ के नीचे। सब कुछ पूरी तरह से आपसी भरोसे पर चलता था, कोई नियम कानून नहीं थे। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि शुरुआती बाजार कितना धीमा और कंट्रोल था। एक पेड़ के नीचे इनफॉर्मल ट्रेडिंग से लेकर बीएसई की स्थापना तक का सफर, और फिर आज़ादी के बाद तो सरकार के नियम और भी कड़े होते चले गए। उस पुराने सिस्टम में निवेश करना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सौदों को पूरा होने में ही कई कई दिन लग जाते थे। फिर वो जो कागज के सर्टिफिकेट होते थे, उनके चोरी होने या खो जाने का डर हमेशा बना रहता था। और ऊपर से भारी सरकारी कंट्रोल, मतलब ये खेल बस कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित था। और अब कहानी पहुंचती है साल 1991 में। ये वो साल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग ढहने की कगार पर आ चुकी थी। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। और इसी बड़े संकट ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया, जिसे हम आर्थिक उदारीकरण या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट था। बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। चिल्ला चिल्ला कर ट्रेडिंग करने का पुराना सिस्टम खत्म हुआ और उसकी जगह स्क्रीन्स ने ले ली। और इसी के साथ लॉन्च हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, भारत का पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इसने सब कुछ बदल दिया। तो जैसे ही ये स्क्रीन्स आईं, अगली क्रांति के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। ये क्रांति थी टेक्नोलॉजी की, जिसे शुरू किया एक नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स ने। इसे समझने के लिए चलिए फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्रो का उदाहरण लेते हैं। 2016 में जब इन्होंने शुरुआत की तो इनका मिशन एकदम साफ था, इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना। ठीक वैसे ही जैसे फ्लिपकार्ट ने छोटे शहरों तक ई कॉमर्स पहुंचाया था। ग्रो ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, बल्कि लोगों को सिखाने पर भी जोर दिया। उन्होंने लाखों नए इन्वेस्टर्स को वॉरेन बफे जैसे दिग्गजों के सिद्धांत सिखाए, जैसे कि हमेशा के लिए निवेश करना एक अच्छी रणनीति होती है। और फिर आई कोविड-19 महामारी। शुरुआत में तो मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं लगाया था। एक जबरदस्त उछाल आया। लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की कमाई के दूसरे रास्ते बंद हो रहे थे, तो लाखों लोगों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया और नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर इन्वेस्टर्स की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। सोचिए, जो काम पहले 8 साल में हुआ था वो सिर्फ 2 साल में हो गया। और इससे एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखता है। बाजार में अब एक युवा पीढ़ी का दबदबा है जो पारंपरिक बचत के तरीकों से आगे बढ़कर सोच रही है। और सबसे जरूरी बात, लोकल इन्वेस्टर्स की इस नई लहर ने बाजार को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। अब हमारा मार्केट विदेशी पैसों पर पहले जितना निर्भर नहीं रहा और ज्यादा स्थिर हो गया। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छूने के बाद बाजार ने हाल ही में एक बड़ी गिरावट का सामना भी किया है। लेकिन इस बार की गिरावट के पीछे कोई ग्लोबल संकट नहीं था, बल्कि इसके कारण कुछ हद तक भारत से ही जुड़े हुए थे। तो इसके मुख्य कारण क्या थे? पहला, विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसा निकाला। दूसरा, कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। और तीसरा, रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा था। तो एक पेड़ के नीचे से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक भारतीय बाजार का ये सफर लगातार बदलाव की कहानी है। आज ये बाजार पहले से कहीं ज्यादा सुलभ है, पर साथ ही अस्थिर भी। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स की ये नई पीढ़ी इस कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेगी।